राइट। ये हमने बात की हाई ब्लड प्रेशर, राइट। वहीं हम बात करते हैं अगर लो ब्लड प्रेशर, दैट मीन्स यहाँ पर जो रक्त दाब होगा वो कम हो जाए, जिसको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्त दाब। तो यहाँ पर हमने देखा कि निम्न रक्तदाब जो है हमारा वो किस तरह से यहाँ पर फंक्शन करे। क्योंकि रक्तदाब निम्न है, इसका मतलब हुआ कि या तो रक्तदाब 100 mmHg से नीचे होगा, या फिर अगर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर डायस्टोलिक प्रेशर की, तो यहाँ पर 80 mmHg से नीचे होगा, तो इसको हम बोलेंगे निम्न रक्तदाब, जिसमें रक्तदाब कम हो गया है। ये भी एक तरह की असामान्य अवस्था है, एबनॉर्मल कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट। अब जब हम लो ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम यही चीज बोलेंगे कि यहाँ पर भी अगर ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा समय तक लो रहेगा तो हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन है। ठीक है, इसके पीछे कौन कौन से कारक या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो उन फैक्टर्स में हम सबसे पहले रखते हैं NaCl। ठीक है, NaCl वहां पर ज्यादा था तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे NaCl की मात्रा अगर कम होती है तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर कई बार लो हो जाता है, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता और उसके कारण ब्लड प्रेशर घट जाता है हमारा। ठीक है, तो NaCl हम लो ब्लड प्रेशर कंडीशन में खा सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ आते आते कम हो जाए। वहीं हम सेकेंड कंडीशन बोलते हैं कि थायराइड हार्मोन जो है, जो थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होता है, उसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो ब्लड प्रेशर की दर क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा, उपापचय दर को ये नहीं कर पाएंगे, मेटाबॉलिज्म रेट को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उस कारण ब्लड प्रेशर कम होगा और उसी के साथ साथ हार्ट बीट रेट जो हमने पढ़ा था, स्पंदन दर, वो भी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जहां पर थायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता कम है, हाइपो मींस कम, अगर हाइपर होता तो ज्यादा हो जाता, और यहाँ पर थायराइड की मात्रा कम है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में लो ब्लड प्रेशर होता है। इसी के साथ हम एडिसन्स डिजीज की अगर बात करते हैं, एडिसन्स डिजीज में भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो इस प्रकार ब्लड प्रेशर को हमने दो पार्ट्स में, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर के पार्ट्स में डिवाइड किया और उनके कारक पढ़े कि कौन कौन से कारक उन्हें अफेक्ट कर सकते हैं। राइट, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। जब भी ब्लड प्रेशर के कंट्रोल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स या कारक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेनली फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पर, नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल या केमिकल कंट्रोल। मेन कारक ये दो ही हैं, मेन फैक्टर्स ये दो ही हैं। इसके अलावा ब्लड का वॉल्यूम कितना है, कितना ज्यादा ब्लड उपस्थित है, वो भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा जो आर्टरीज हैं उनमें कितनी इलास्टिसिटी है, मींस ब्लड वेसल्स ज्यादा इलास्टिक होंगी तो ब्लड प्रेशर कुछ हद तक कम हो जाए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स भी मिलकर इसे कंट्रोल करते हैं। मेन फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, तो मेन फैक्टर है हमारा नर्वस कंट्रोल
के द्वारा किस तरह से ये कंट्रोल होता है। नर्वस कंट्रोल में हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भाग के अंदर, ब्रेन के नीचे स्टेम में जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भाग है वहां पर वैसोमोटर उपस्थित रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम या ज्यादा करने का कार्य कर सकते हैं। तो वैसोमोटर उन नर्व्स को हम बोलते हैं वैसोमोटर, और उस केंद्र को हम बोलेंगे वैसोमोटर सेंटर या केंद्र, और इनसे जो नर्व्स निकलेंगी उन्हें वैसोमोटर। वैसोमोटर का मतलब क्या हुआ कि वैसो मींस वेसल्स को, मोटर मींस ये कंट्रोल कर रहा है एक तरह से। वेसल्स को, जो हमारी वाहिनियां हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। अब इनसे दो प्रकार की नर्व्स निकलेंगी, एक होंगी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, एक होंगी वैसो डायलेटर। ठीक है, एक निकलेगी वो क्या करेगी, वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, कॉन्स्ट्रिक्टर है क्योंकि नाम, तो वाहिनियों को बिल्कुल क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, संकुचित कर देगी। और संकुचन के कारण क्या होगा, उनका व्यास जो होगा, जो डायमीटर है वो व्यास, डायमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं तो डायमीटर क्या हो जाएगा, इनका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डायमीटर कम होने के कारण ब्लड जो अंदर प्रेजेंट है वो ज्यादा प्रेशर पुट करेगा दीवारों पर, क्योंकि कोई चीज अगर पतली हो गई लेकिन ब्लड उसके अंदर उतना ही बह रहा है तो ज्यादा प्रेशर उन पे पड़ेगा, और उस ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा, रक्तदाब इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हुआ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का कारण। ठीक है, जब हम इन नर्व्स की बात करते हैं तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं जो ब्लड वेसल्स की ओर जाती हैं। ठीक है, राइट। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्लियर है। अब वैसोडायलेटर की बात करते हैं। यहाँ से एक न्यूरॉन आया जिसे हम वैसोडायलेटर न्यूरॉन या वैसोडायलेटर नर्व बोलते हैं। वैसोडायलेटर का मतलब हुआ वेसल्स को डायलेट करना, बढ़ाना, क्योंकि उनमें शिथिलन ला, तो उनको बढ़ाने के कारण क्या होगा, इनका डायामीटर, इनका व्यास जो होगा वो बढ़ जाएगा, और व्यास बढ़ने के कारण ब्लड उतना ही फ्लो करेगा, जैसे इतना बड़ा, एक नॉर्मल इतना था अब इतना बड़ा हो गया, तो ब्लड तो वही फ्लो कर रहा है और वो ब्लड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा दीवारों पर ज्यादा दाब नहीं लगा पाएगा। इसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से नर्वस कंट्रोल वर्क करता है। वैसोमोटर सेंटर होता है वहां पर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड वैसोडायलेटर नर्व्स वहां से निकलती हैं। कॉन्स्ट्रिक्टर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, डायलेटर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सेकेंड कंट्रोल पढ़ते हैं हम। हार्मोनल एंड केमिकल कंट्रोल। यहाँ पे मोस्टली हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल की, और हार्मोन भी कुछ प्रकार के केमिकल्स की होते हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल में हमारे आते हैं हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, जिन्हें हम एक और नाम क्या देते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। राइट, ये कहाँ से स्रावित होते हैं, एड्रेनल ग्रंथि जो होती है, एड्रेनल ग्रंथि की मेड्यूला कोशिकाएं जो होती हैं, मेड्यूलरी सेल्स जो होते हैं, उनके द्वारा ये दोनों हार्मोन्स स्रावित होते हैं।
और इनका कार्य क्या होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, क्योंकि ये जो हॉर्मोन्स हैं ये पहले भी हार्ट बीट रेट को बढ़ा रहे थे और यहाँ पे भी ये ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। वहीं अगर हम सेकंड बात करें एसिटाइलकोलिन की और हिस्टामाइन, राइट, तो एसिटाइलकोलिन और हिस्टामाइन ये दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करें, राइट। एक ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले उसको कम कर रहे हैं, रक्तदाब को नीचे ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, हमने क्या बोला था कि हमारे पास एक तो वैसोकंस्ट्रिक्टर्स हैं, एक है वैसोडायलेटर्स, ठीक है। वैसोडायलेटर्स क्या करते थे, वेसल्स को बढ़ा कर रहे थे, बढ़ा करने के कारण ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है। वैसोकंस्ट्रिक्टर्स वेसल्स को छोटा कर रहे थे, जिसके कारण ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे। तो इनमें से किसको हम वैसोकंस्ट्रिक्टर्स बोलेंगे और किसको वैसोडायलेटर्स बोलेंगे? जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं उनको हमने क्या बोला है, वैसोकंस्ट्रिक्टर्स। तो इनको हम वैसोकंस्ट्रिक्टर्स भी कह सकते हैं कि ये हार्मोन्स जो हैं ये वैसोकंस्ट्रिक्टर्स की तरह कार्य कर रहे हैं। वहीं ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इनको हम वैसोडायलेटर्स भी बोल सकते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने वाले वैसोडायलेटर्स हैं, एसिटाइलकोलिन एंड हिस्टामाइन। तो ये है हमारा ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, राइट। Normally, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। कि बॉडी जो शरीर का तापमान है उसे हम किस प्रकार से नियंत्रित या उसका नियमन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो नॉर्मली फर्स्टली हम बात करते हैं हमारे ह्यूमंस की। ह्यूमंस में हम देखते हैं कि 36 से 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर जिस पर हम रहते हैं वो ही टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और नॉर्मली जब हम रेंज की बात करते हैं तो 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेंज डिफरेंट जंतुओं में उपस्थित रह सकती है। लेकिन जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते। किसी का 36.5 भी हो सकता है, ठीक है, किसी का 37 डिग्री भी हो सकता है, किसी का 37.5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो इस तरह से एलिफेंट, रैट्स, रैबिट्स, इनमें टेम्परेचर में ज़्यादा रेंजेस नहीं होते क्योंकि ये सभी मैमल्स हैं और मैमल्स में टेम्परेचर रेंज ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास ही रहता है। वहीं अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स में हम देखते हैं कि 39 से 41 तक या फिर हम बोल सकते हैं 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेंज हो सकती है। मीन्स 39 से 42 के बीच में इनकी टेम्परेचर रेंज रहती है एवीज में या बर्ड्स में, राइट। ये हमने बात की थी मैमल्स की, हमारी ह्यूमंस की और ये बर्ड्स की। और हम देखते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ही यहाँ पर टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले, तापमान को नियंत्रित करने वाले ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और यही दोनों तापमान को नियंत्रित कर पाते हैं। तो जब हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं तो इस तरह से हम बोल सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग जंतुओं में विभिन्न प्रकार के तापमान होते हैं और इस तरह से तापमान यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। मैमल्स
और ये एक हम नॉर्मल रेंज लेकर चल रहे हैं, इस रेंज में टेम्परेचर हो सकता है, राइट। अब हमने इसी के बेसिस पर, इस टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पर, बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे नॉर्मली हम बात करें बॉडी टेम्परेचर की, तो बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर 3 प्रकार के जंतु हो सकते हैं। फर्स्ट होते हैं पोइकिलोथर्म्स, जिनको हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, राइट। जो हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। अब जब हम इनकी बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनका जो तापमान है, इनके शरीर का जो तापमान है वो चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। द बॉडी टेम्परेचर चेंज, ठीक है। कभी भी तापमान एक नियमित बना नहीं रहता, क्योंकि अगर बाहर की तरफ बहुत ज्यादा कोल्ड होगा तो इनका तापमान गिर जाएगा बॉडी का, और अगर बाहर की तरफ बहुत ज्यादा हीट होगी, गर्मी होगी, उष्मा होगी, तो वहां पे इनका तापमान, इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसलिए हम बोले बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान इनका बार बार बदलता रहता है, इसलिए हमने इन्हें रखा है पोइकिलोथर्म्स। मतलब इनमें ऐसा कोई संरचना उपस्थित नहीं रहता जिसके कारण ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एक नियमित टेम्परेचर तक या तापमान तक ला सके। अब इनके एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे एग्जाम्पल्स में आते हैं लोअर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, राइट। इसी के साथ फिशेस, एम्फीबिया, एम्फीबियंस, उभयचर, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, ये सभी पोइकिलोथर्म्स में आते हैं, ठीक है। इसी की सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो होते हैं हमारे होमोथर्म्स, ठीक है। इन्हें हम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं, जिनमें हम बोल सकते हैं कि ऐसी संरचनाएं उपस्थित हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिनके कारण वो अपने शरीर का ताप नियंत्रित करके रखते हैं। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट ही रहता है। इसलिए हमने बोला कि हमारे अंदर बॉडी टेम्परेचर 36 से 38 के बीच में ही रहेगा, या हम बोलते 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर नियमित रहता है और नियंत्रित करके रखा जाता है, क्योंकि इनमें ऐसी संरचनाएं उपस्थित रहती हैं। वहीं अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एडीज जो बर्ड्स होती हैं वो मैमल्स, कुछ इंसेक्ट्स और कुछ फिशेस, ठीक है, सारी नहीं, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं, सम फिशेस जिनके अंदर बॉडी टेम्परेचर वार्म ब्लडेड फिशेस कहलाती हैं। तो यहाँ पे तापमान को नियंत्रित करके रखते हैं, और इनमें संरचनाएं ऐसी प्रेजेंट होती हैं जैसे हेयर्स, बाल, फेदर्स, पंख जैसी संरचनाएं उपस्थित रहेंगी, जिसके कारण ये अपने तापमान को नियंत्रित कर एक कांस्टेंट टेम्परेचर तक रखते हैं, ठीक है, जो मेनली एवीज एंड मैमल्स की कैटेगरी में देखा जाता है, ठीक है। वहीं हमारी थर्ड कैटेगरी आती है हेटेरोथर्म्स।
क्योंकि आसपास का वातावरण जिस तरह से होगा ये अपने आप को उस तरह से कभी चेंज भी कर लेते हैं, टेम्परेचर अपनी तापमान चेंज कर लेते हैं और कभी नियंत्रित करके भी रख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो अपने शरीर के जितनी भी क्रियाएं होंगी, फंक्शंस होंगे, उनको परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब हम हेटेरोथर्म्स की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों बोथ टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, दोनों प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, नियंत्रित भी कर लेंगे और नियंत्रित नहीं भी करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मार्सुपियल्स, जिनमें स्लॉथ भी देख सकते हैं। स्लॉथ की अगर हम बात करेंगे तो स्लॉथ में भी ये चीजें देखने को मिलती है। मार्सुपियल्स में कैंगरू आते हैं, तो इनमें ये सारी चीजें हेटेरोथर्म वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। अब जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, किस तरह से ताप को नियंत्रित किया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। टेम्परेचर को किस प्रकार से यहाँ पर नियमित हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं तापमान को नियंत्रित करने के लिए। एक को हम बोल सकते हैं हीट प्रोडक्शन, एक हम बोल सकते हैं हीट लॉस, जिसका मतलब हुआ एक जगह पर उष्मा प्रोड्यूस हो रही है, उष्मा बन रही है, एक जगह पर उष्मा रासित हो रही है, बाहर की तरफ रिलीज हो रही है। तो इन दोनों मैकेनिज्म के द्वारा हम टेम्परेचर को रेगुलेट इजीली कर पाते हैं। तो जब भी हम नॉर्मली बात करेंगे हमारे उष्मा प्रोडक्शन की, कि हीट प्रोड्यूस जो हो रही है वो किस प्रकार से यहाँ पर प्रोड्यूस हो, तो हीट प्रोडक्शन में सबसे पहला फैक्टर होता है, पहली बात तो हीट प्रोड्यूस कब होगी, जब बाहर की तरफ क्या है, थोड़ा एनवायरनमेंट कैसा है, ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसके कारण क्योंकि हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर बाहर ठंड है तो हमारी बॉडी भी ठंडी हो सकती है, तो हमें 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना है, इसलिए हीट का प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोडक्शन के पीछे जो कारक हो सकता है वो है मेटाबॉलिज्म, या फिर हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म या उपापचय दर जो है वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा टूटेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, उसके कारण हीट बनेगी बॉडी, हीट उन सारे प्रोसेसेस से निकलेगी, बाहर आएगी और बॉडी को, पूरे शरीर को दे दी जाएगी। तो जब भी उपापचय दर इंक्रीज करते हैं तो हीट का ज़्यादा उष्मा जो है बहुत ज़्यादा बनती है, प्रोडक्शन होता है। तो मेटाबॉलिज्म एक फैक्टर है जिसके कारण वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो सकती है। सेकेंड फैक्टर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हीट प्रोडक्शन के, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मसल्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट, क्योंकि मसल्स में मूवमेंट होगा तो वहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस मूवमेंट के कारण हीट प्रोड्यूस हो रही है, और हीट प्रोडक्शन के कारण यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर उष्मा का उत्पादन हो रहा है। इसी कारण हम साथ साथ बोलेंगे कि अगर तापमान भी बढ़ेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो एक फैक्टर हमारा टेम्परेचर भी हो सकता है जिसके कारण हीट जो है उष्मा ज़्यादा बढ़ सकती है। वहीं हम एक और फैक्टर ले सकते हैं जिसकी हम बात करेंगे थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन। थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन है, T4 हार्मोन है। इसका प्रोडक्शन होने के कारण, इसकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण थायराइड ग्लैंड्स थायरॉक्सिन अगर ज़्यादा देते हैं तो उसके कारण हीट जो है वो प्रोड्यूस हो पाएगी, उष्मा का उत्पादन हो पाएगा। और वहीं हम बात करते हैं
हैं अगर एड्रेनल जो है ग्लैंड्स वो एड्रेनालिन को सिक्रीट करते हैं और ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करते हैं तो उसके कारण भी हीट का प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये कुछ कारक है जिसमें उपापचय दर सबसे इम्पोर्टेंट कारक है जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है और टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। वहीं हम हीट लॉस की बात करते हैं, हीट बाहर की तरफ भेज दी जाती है। तो बाहर कब भेजी जाएगी हीट? जब टेम्परेचर बाहर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा वार्म होगा, समर्स का टाइम होगा, तो बाहर क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 38 से बढ़ सकता है। इसलिए जो हीट हमारी बॉडी में नॉर्मल रेट पर बन रही है उसे हमें बाहर रिलीज करना ज़रूरी है। इसलिए हीट लॉस के कारण हमारा टेम्परेचर वापस 37-38 के बीच में आ जाता है। तो इस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं। अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो हीट लॉस की बात करेंगे तो हीट लॉस 4 विधियों द्वारा हो सकता है। एक होता है रेडिएशन, विकिरण, ठीक है, एक होता है इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, राइट, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है कंडक्शन, संवहन। ठीक है, इस तरह से 4 प्रोसेसेस या 4 फैक्टर्स हो सकते हैं जो हीट लॉस में हेल्प करेंगे। कई ऑर्गेनिजम्स में हम बात करते हैं तो रेडिएशन और इवेपोरेशन वर्क करते हैं जिसके कारण हीट जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी, बाहर भेज दी जाएगी। कन्वेक्शन बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में वर्क करता है, बहुत कम जंतुओं में करता है। कंडक्शन, संवहन बहुत ज़्यादा मात्रा में जंतुओं में किया जाता है। जैसे कंडक्शन का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि नॉर्मली अगर हम बात करें हमारी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है, राइट, बाहर से जो एयर आई वो कैसी थी, थोड़ी सी कूल डाउन थी, तो वो हमारी बॉडी के आसपास प्रेजेंट थी। अब उस एयर को हमने क्या किया, कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू, संवहन के थ्रू हमने उस हीट को बाहर आसपास वाली एयर पे दिया, तो वो हीट क्या हुई, बहुत ज़्यादा गर्म हुई और गर्मी लेने के कारण वो वहाँ से ऊपर चली गई। जितनी वार्म होगी एयर उतनी ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, तो वहाँ से हमारी गर्मी, हमारी हीट लॉस लेकर ऊपर की तरफ मूवमेंट करके वहाँ से जुड़ी। तो क्या हुआ, संवहन विधि के द्वारा हमारी हीट एटमॉस्फेयर को या एनवायरनमेंट को, वातावरण को पहुंचा दी गई और इस तरह से कंडक्शन प्रोसेस ने, इस प्रक्रिया ने कार्य किया। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन में 2 आएंगे, हीट प्रोडक्शन, उत्पादन ऊर्जा का, और वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का नाश होना या हीट लॉस जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, हमने अभी तक पढ़ा था हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन। अब तीसरी विधि जो आती है यहाँ पर वो होती है हमारी हीट कंजर्वेशन, कि ऊष्मा को किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है, इसको हम बोलेंगे हीट कंजर्वेशन, जिसको हम कैसे बचाकर रख सकते हैं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर। अब जब भी हम हीट कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ये वाली जो विधि है इसमें 4 प्रकार के ऐसे फैक्टर्स या क्रियाएं कार्य करती हैं जिससे कि हीट ऊष्मा बच जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि हीट को हमें बचा के रखना है बॉडी के अंदर, ताकि न इसका लॉस हो न इसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो सिर्फ कंजर्वेशन करना है, अभी हमें सिर्फ कंजर्वेशन वाले पार्ट को भी देखना है। तो इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म जो हैं उनमें नंबर 1 मैकेनिज्म की बात करते हैं हम, हीट इंसुलेशन। ठीक है, हीट इंसुलेशन की यहाँ बात करें तो नॉर्मली हीट कंजर्वेशन हीट इंसुलेशन के द्वारा होती है। जो हमारी डर्मिस लेयर है या एपिडर्मिस लेयर है, वहाँ पर
स्किन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ऊपर वाली लेयर है हमारी एपिडर्मिस। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, या तो हेयर्स उपस्थित होंगे, बाल उपस्थित होंगे, या फिर फेदर्स, पंख आकृति उपस्थित होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बर्ड्स एंड मैमल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही बाहर का टेम्परेचर हम बोल रहे हैं यहाँ पर नॉर्मली क्या होगा कि जो हमारे हेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, खड़े हो जाएंगे तो बाहर की जो एयर है उसे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे, क्योंकि बाहर की एयर कैसी है, कोल्ड है, ये बॉडी में आएगी, बॉडी के कांटेक्ट में अगर आती है तो हमारी हीट को लेकर चली जाएगी। ठीक है, इसलिए बाहर की एयर को, बाहर की जो वायु है उसको हमारे शरीर की जो सतह है, सरफेस है, स्किन है, यहाँ से दूर रखा जाता है, और उसे दूर रखने के लिए ये हेयर्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, एक इंसुलेटर की तरह, एक इंसुलेशन सब्सटेंस पदार्थ की तरह कार्य करते हैं, और इससे कोल्ड एयर जो है वो ऊपर ही रहती है और हमारी बॉडी में हीट लॉस नहीं होता, हीट जो है वो कंजर्व रह जाती है, हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाती है। तो हीट इंसुलेशन किसके द्वारा हो रहा है, पंखों या हेयर्स के द्वारा, फेदर्स के द्वारा। फेदर्स को या अपने बालों को, हेयर्स को खड़ा कर लेती है बॉडी, एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, और उसके कारण हीट कहीं भी बाहर नहीं जाती, अंदर ही बॉडी में रहती है और कंजर्व हो जाती है। राइट, क्योंकि सर्दियों में हमें कंजर्व करना जरूरी है। हीट अगर सर्दियों में बाहर चली जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर नियमित नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है हीट इंसुलेशन का, जहाँ पर इंसुलेटर की तरह ये सब्सटेंस कार्य करते हैं। वरना अगर हम नॉर्मली देखें, नॉर्मल अवस्था में अगर हम देखते हैं, या हम, ये तो हमने सर्दियों की बात की, अगर हम नॉर्मल अवस्था में देखते हैं तो हमारे हेयर्स इस तरह से उपस्थित रहते हैं। इस तरह से हेयर्स उपस्थित रहते हैं और ऊपर खड़े होकर इंसुलेटर का कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, हीट इंसुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेसोमोटर की। वेसोमोटर या वाहिका प्रेरक, वैसो मतलब वेसल्स, वाहिका प्रेरक जो होते हैं, जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं वैसो डायलेटर एंड एक होते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। राइट, दो प्रकार के वैसोमोटर नर्व्स या न्यूरॉन्स होते हैं। अब वैसो डायलेटर है, मतलब वेसल्स को ये क्या कर रहा है, इनका व्यास, डायमीटर बढ़ा रहा है, डायलेट कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जो ब्लड है, डायमीटर बढ़ने के कारण ब्लड तो उतना ही रहेगा वेसल्स के अंदर, और ये इनकी दीवार को टच नहीं कर पाएगा ब्लड ज़्यादा, और इसी के कारण क्या होता है, कई बार हीट कंजर्व हो पाती है। क्योंकि अगर बॉडी में हम बात कर रहे हैं, हीट बिल्कुल मिनिमम है, ठीक है, जितनी चाहिए उतनी ही है, और सर्दियों का टाइम है तो डायलेट हुए ये, और डायलेट होने के कारण उन्होंने क्या किया, ब्लड को वॉल से कनेक्ट नहीं किया, तो वहाँ से हीट बाहर नहीं जा पाएगी, और बाहर नहीं जाएगी तो बॉडी से बाहर भी रिलीज नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं स्किन में, तो स्किन में वेसल्स हमारी प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब क्योंकि ये चौड़ी हो गई है, डायलेट हो गई है, चौड़ी होने के कारण, बड़ी होने के कारण इनका डायमीटर इंक्रीज हुआ, व्यास इंक्रीज हुआ, ब्लड नॉर्मली फ्लो, तो प्रेशर नहीं पड़ रहा वॉल्स पे, इनकी वेसल्स की जो वॉल्स हैं, भित्ति है, उस पर प्रेशर नहीं पड़ रहा, और उसके द्वारा हीट जो है वो स्किन के द्वारा बाहर नहीं भेजी जा रही। मतलब यहाँ हीट को कंजर्व करने का कार्य वेसोडायलेटर के द्वारा किया जा रहा है, राइट, और हीट कंजर्व हो जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की, तो
यहाँ पर क्या होगा, वेसल्स को बिल्कुल सिकोड़ा जाता है, बिल्कुल इनका डायमीटर व्यास इनको बहुत छोटा कर दिया जाता है, सिकोड़ दिया जाता है। ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं और कॉन्स्ट्रिक्ट करने के कारण क्या होगा, ब्लड इजीली वहाँ पर फ्लो करेगा। तो ये वाली कंडीशन कब हेल्प करेगी, जब हमें हीट को बाहर भेजना हो। इट मीन्स ऐसी कंडीशन में जहाँ गर्मियाँ ज़्यादा है और हीट बाहर देना ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स काम करेंगे, क्योंकि ब्लड वेसल्स पे पूरा वॉल्स पे प्रेशर डालेगा और हीट को बाहर भेजने का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे हीट कंजर्वेशन की तरह हमारा कौन सा वैसोडाइलेटर प्रोसेस कार्य करता है। ठीक है, ये था हीट इंसुलेशन। एयर्स खड़े हो जाएंगे और दूर रखेंगे कोल्ड एयर को, ये था वैसोमोटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि हीट को कंजर्व करता है, वो होता है ब्राउन फैट। नाम ही इसका है ब्राउन फैट, जिसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का वसा है जो कि नियोनेट्स में, शिशुओं में उपस्थित रहता है ज़्यादा, और इनका कार्य क्या होता है, थर्मोजेनेसिस का। मीन्स ये टेम्परेचर को प्रोड्यूस करते हैं, तापमान को क्रिएट करते हैं जब नीड होगी ऑर्गेनिज्म को, जंतु को जब भी ज़रूरत होगी तो हीट को बनाने का थर्मोजेनेसिस का काम करते हैं। इसलिए हम इन्हें एक तरह से ऊष्मा की भट्टी भी बोलते हैं, कि एक तरह से फर्नेस है किसका, हीट प्रोडक्शन का, हीट को प्रोड्यूस करने का कार्य कर रहा है, एक भट्टी की तरह कार्य कर रहा है और हीट बढ़ा रहा है बॉडी में। ठीक है, जिसकी ज़रूरत सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी, विंटर्स में थर्मोजेनेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब जब हम ब्राउन फैट की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट कहाँ होगा, नेक पार्ट जो है, गर्दन वाला जो हिस्सा है इसके आसपास, थॉरेक्स वाले भाग के आसपास, और जो ब्लड वेसल्स होंगी, जो ब्लड वाहिनियाँ होंगी, इनके आसपास उपस्थित रहता है। और मोस्टली नियोनेट्स में, शिशुओं में, जो मैमल्स हैं उनके बच्चों में उपस्थित रहेगा। तो ये इस तरह से भट्टी की तरह कार्य कर हीट को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो हीट प्रोडक्शन में इसका कार्य रहता है। थर्मोजेनेसिस का मतलब भी यही होता है, हीट को, जेनेसिस मतलब फॉर्म करना, बनाना, हीट को बनाना, ऊष्मा को बनाना। तो ये ब्राउन फैट का फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट कंजर्वेशन के फोर्थ टाइप की, जिसे हम बोलेंगे काउंटर करंट। ठीक है, काउंटर करंट क्या होता है, यहाँ पर हीट एक्सचेंज। काउंटर करंट वे से हीट जो होती है वो एक्सचेंज यहाँ पर होती है। काउंटर करंट का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के पास जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पास व्यवस्थित हैं, और ये एक दूसरे पे हीट एक्सचेंज करके बॉडी की हीट को कंजर्व करके रखने का कार्य करें। जैसे अगर हम बाय एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में हम ऑब्जर्व करते हैं कि आर्टरीज और वेन्स बिल्कुल एक दूसरे के पास में व्यवस्थित है। तो बाहर से जो परिधि से, पेरिफेरल से जो वेन ब्लड लेकर आ रही है वो कैसी होगी, कोल्ड होगी, राइट। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं कि ये बाहर से जो ब्लड आ रहा है वो कोल्ड होगा, ठीक है, और नीचे इसी के पास में आर्टरीज व्यवस्थित हैं, ये वेन्स हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लड जैसे जैसे आएगा तो आर्टरीज में क्या है, यहाँ पर हीट प्रेजेंट है, ठीक है। तो कोल्ड ब्लड के कारण ये जो हीट होगी, ये हीट भी यहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी, और ये जो शीत होगा वो भी
हीट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर काउंटर एक्सचेंज हुआ कि हीट, क्योंकि कोल्ड ब्लड आ रहा था पर उसको शीत रुधिर था, लेकिन फिर भी यहाँ पर काउंटर एक्सचेंज किया गया और काउंटर एक्सचेंज के कारण यहाँ पर वेन्स में हीट प्रोवाइड कर दी गई, भले बाहर से परिधि की तरफ से कोल्ड ब्लड क्यों ना प्रेजेंट हो। तो इस तरह से यहाँ हीट का काउंटर एक्सचेंज हुआ और इसी के कारण हमारी जो हीट है वो कंजर्व हो पाई। ठीक है, ये वाला प्रोसेस क्यों होता है? जैसे हमने पोलर गोल्स की अगर हम बात करें, ध्रुवीय रेडियो की, तो इन कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ जंतुओं में हम देखते हैं कि जो हेड रीजन होता है, सिर वाला भाग होता है, और जो पैर होते हैं, पाद जो होते हैं, उनके द्वारा हीट लॉस हो जाती है। ठीक है, हीट लॉस उनके द्वारा हो जाती है, तो वहाँ पे हीट लॉस ना हो, हीट को कंजर्व करके रखा जा सके, उस प्रोसेस में ये वाला काउंटर एक्सचेंज करंट वर्क करता है। क्योंकि अगर सिर्फ हीट यहीं पे होगी और ये भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करेगी, तो क्या करेंगी? ये बाहर की तरफ बॉडी के द्वारा हीट को बाहर दे देगी। इसलिए इन्होंने एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट किया कि बाहर रिलीज करने की बजाय हम हीट को बॉडी में ही रखें और बॉडी में ही रखकर यहाँ पर हम हीट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वैसे ही एक और काउंटर करंट मैकेनिज्म हीट का यहाँ देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पे जो आ रहे हैं हीट वो बहुत हॉट है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म ब्लड आ रहा है, हीटेड ब्लड आ रहा है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, और नीचे की तरफ नॉर्मल वेन्स उपस्थित हैं, आर्टरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल वेन्स उपस्थित है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर हीट को इन नॉर्मल वेन्स में दे देगा, जिससे कि दोनों में एक्सचेंज हुआ, दोनों एक नियमित टेम्परेचर पर आ जाएंगे। एक जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीडेड होता है वहाँ पे दोनों आ जाएंगे और दोनों का समान तापमान हो जाए। तो इस तरह से काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म वर्क करता है, जिसे हम प्रतिधारा उष्मा विनिमय प्रोसेस बोलते हैं, कि जहाँ पर उष्मा में एक्सचेंज हो रहा है काउंटर करंट की तरह। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, आर्टरीज में वेन को दी हीट, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल आसपास ही अरेंज रहते हैं। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म करते हैं काउंटर करंट। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हीट कंजर्वेशन के बाद नॉर्मली हम बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो भी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। हाइपोथैलेमस भाग दो भाग में विभक्त रहता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर, आगे वाला अग्र भाग और पीछे वाला पश्च भाग इसमें विभाजित रहेगा, और ये दोनों भाग मिलकर क्या करेंगे? ताप का नियमन करेंगे। किस प्रकार करेंगे वो हम अभी देखेंगे। पोस्टीरियर पश्च भाग हाइपोथैलेमस। नॉर्मली जब हम बात करते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, इन दोनों का जब हम फंक्शन की बात करेंगे, दोनों की जब हम कार्य की बात करेंगे, तो दोनों का कार्य अलग अलग यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। एक जो है वो ऊष्मा को बढ़ाएगा, दूसरा क्या करेगा? एक तरह से ऊष्मा को घटाएगा। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस की, तो ये क्या है? हीट को बढ़ाने का कार्य करता है, हीट को इंक्रीज करने का कार्य करेगा। ठीक है, वही पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा। ये हीट को घटाने का कार्य करेगा, ऊष्मा को कम करने का
जब भी हम हीट इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो हीट इंक्रीज किस कंडीशन में हो सकती है, जब बाहर सर्दी का मौसम, ठीक है, बाहर बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट है, ठंड है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में शिवरिंग होगी, ठीक है, हमारी बॉडी इस तरह से कपकपाएगी, शिवर करेगी, और उस शिवरिंग के कारण हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस होने के साथ साथ हीट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वहीं शिवरिंग के साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्शन का भी कार्य करते हैं। दैट मीन्स बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, जिसके कारण जितनी हीट, जितनी ऊष्मा बॉडी में उपस्थित है, हमारे शरीर में उपस्थित है, वो वही की वही रहे, बाहर की तरफ रिलीज ना। तो इस तरह से एंटीरियर हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है वो दो है, एक शिवरिंग और एक कॉन्ट्रैक्शन की तरह वर्क करे। वहीं हम पोस्टीरियर पीछे वाले हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हीट को डिक्रीज करें। किस कंडीशन में करेंगे, ऑब्वियसली जब गर्मियों का टाइम होगा तो हमारी बॉडी में हीट डिक्रीज की जाएगी। अब किस प्रकार हीट डिक्रीज की जा सकती है, स्वेट ग्लैंड्स को नर्व इंपल्सेस भेजकर, जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं उनको नर्व इंपल्सेस भेजी जाती हैं, उस प्रकार ये ग्रंथियां क्या करती हैं, स्वेट का सिक्रीशन करती हैं, स्रावित करती हैं स्वेट को, स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, और उस स्वेट के प्रोडक्शन के कारण हम बोल सकते हैं कि जैसे ही स्वेट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इंपल्सेस जा रहे हैं, तो जितना स्वेट निकलेगा, पसीना निकलेगा, उतनी ही हमें ठंड लगेगी। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवा से हमें महसूस होगी। और सेकेंड मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो होता है पर्सपिरेशन। ये भी एक तरह से हमारे शरीर की ऊष्मा को क्या करता है, डिक्रीज करने का कार्य करता है। तो जब भी हम हाइपोथैलेमस में यहाँ पर बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस हीट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, राइट। ये वाला मैकेनिज्म अगर हम बात करते हैं तो ये हम डॉग्स में देखते हैं कि सर्दियों के टाइम पे कई बार डॉग्स अपनी टंग बाहर निकालकर हाँफते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से वहाँ पर हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे नॉर्मली वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके ऐसी ठंड वाली कंडीशंस, ठीक है। मूवमेंट करवा रहे मसल्स में, एक्सरसाइज के कारण तो हीट प्रोड्यूस होती ही है, बट ये एक ऐसी कंडीशंस हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हम खुद कांपते नहीं हैं, हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है वो सिग्नल देगा तभी हम काम। ऐसा नहीं हम खुद ने स्टार्ट कर दिया शिवर करना, नहीं, हम हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है, शरीर उस तरह से क्रिया करके शिवरिंग करवाता है, कपकपाता है, ठीक है। तो हम हाइपोथैलेमस को एक तरह से थर्मोस्टेट की तरह भी बोल सकते हैं, जो कि टेम्परेचर, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, स्टेट मतलब एकदम स्टेबल टेम्परेचर, ठीक है। कि हीट, जब हीट कम है बॉडी में तब हीट को बढ़ा रहा है, जब हीट ज़्यादा है तो कम कर रहा है, एक तरह से टेम्परेचर को स्टेबल करने का कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट की तरह हमारा हाइपोथैलेमस वर्क करता है, राइट। वहीं अगर हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस एक और फंक्शन जो करता है वो है क्योंकि इसे हीट प्रोड्यूस करनी है बॉडी में, तो ये क्या करेगा, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स जो यहाँ इस रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, इनसे हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा। हम बोल सकते हैं एड्रिनल हार्मोन्स स्रावित होंगे, सिक्रीट होंगे,
T3 एंड T4 के नाम से भी जानते हैं। T3 एंड T4 ट्राईआयोडोथायोनिन एंड T4 इज थायरॉक्सिन। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि T3 में 3 आयोडीन अटैच होते हैं रिंग पे, वहीं T4 में 4 आयोडीन जो होते हैं वो अटैच रहते हैं रिंग पे। तो इस तरह से इन हार्मोन्स को अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करना है तो भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। दैट मीन्स हीट का प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है ये उसे भी इंक्रीज करेगा, उपापचय दर को भी ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको अगर नर्व इम्पल्स भेजी जाती है तो हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होंगे। ज़्यादा सिक्रीट होने के कारण हमारी बॉडी में हीट जो है, ऊष्मा जो है ज़्यादा बनेगी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जिस कंडीशन में जब टेम्परेचर हमारी बॉडी का डाउन हो जाए तब इन हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी का निरीक्षण करके, जांच करके उस तरह से सिक्रीशंस करता है। या कई बार अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इन हार्मोन्स का स्रावन की मात्रा वो थोड़ी सी कम कर देगा, जिससे कि ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी में ना हो या फिर उपापचय दर जो है वो भी ज़्यादा ना हो, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को भी एक तरह से नियंत्रित कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस आता है। अब एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं T3 और T4 का कि किस तरह से इन दोनों में हम बोल रहे हैं कि डिफरेंसेस हैं, राइट। अगर ये T4 है इसका मतलब होगा कि यहाँ पर 4 आयोडीन रिंग पर उपस्थित हैं, प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलेंगे T4 या फिर थायरॉक्सिन, राइट। अब अगर हम देखते हैं यहीं पे ही थोड़ा सा चेंज होता है। अगर हम इसको बोलते हैं ये T3 है तो इसका मतलब होगा कि एक आयोडीन यहाँ से गायब। T3 मतलब 3 आयोडीन ग्रुप्स ही अटैच, तो उसे हम बोलेंगे T3 दैट इज ट्राईआयोडोथायोनिन, राइट। इस तरह से संरचनाएं उपस्थित रहती हैं और ये दोनों प्रकार के हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रीट होते, थायराइड ग्रंथि द्वारा ही निकलते हैं। और T3 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ ऑब्जर्व की थी। तो ये है फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन।